अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू फाइल फॉर्म 10 इन एससीसीपी। आप एससीसीपी में फॉर्म 10 किस तरह से फाइल कर सकते हैं। फॉर्म 10 आप सबमिट करते हैं रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज और चार्जेस इन एससीसीपी। जब कंपनी कोई लोन लेती है तो कंपनी उसके अगेंस्ट अपने जो एसेट्स हैं, चाहे कोई फिक्स एसेट्स हैं जैसे आपका प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग है, लैंड है, या चाहे आपके मूवेबल एसेट्स हैं जैसे स्टॉक है, रॉ मटेरियल है, व्हाट्सएवर। तो कंपनी जब भी लोन लेती है, कंपनी अपने एसेट्स को, चाहे वो मूवेबल हैं चाहे वो इमूवेबल हैं, उनको मॉर्गेज करवा देती है या उनके अगेंस्ट चार्ज रजिस्टर्ड करवा लेती है। आपको पता है कि जब भी आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास लोन लेने जाएंगे तो आपसे कोलैटरल मांगेगा, वो आपसे सिक्योरिटी मांगेगा कि हम आपको लोन तो दे रहे हैं लेकिन इसके अगेंस्ट हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करें कि सपोज कर लें कि कंपनी डिफॉल्ट कर जाए तो इसके अगेंस्ट हमारे पास कोई सिक्योरिटी हो जिसको बेच के हम अपना जो लोन की अमाउंट है उसको रिट्रीव कर लें। तो ये आपका कंसर्न है जी मॉर्गेज एंड चार्जेस का, कि कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है और उसके अगेंस्ट कंपनी जो है अपने एसेट्स जो हैं उनको मॉर्गेज या प्लेज करवा लेती है। सबसे पहले मैं आपको सेक्शन दिखा देता हूँ जी। सेक्शन 100 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 जो है इसको डील कर रहा है। रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेजेस, चार्जेस एक्सेट्रा। सेक्शन 100 है जी, रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर अ मॉर्गेज और चार्ज। सबसेक्शन 1 आ गया, अ कंपनी दैट क्रिएट्स अ मॉर्गेज और चार्ज टू विच दिस सेक्शन अप्लाइज मस्ट फाइल द स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स ऑफ द मॉर्गेज और चार्ज together with a copy of the instrument, if any, verified in the specified manner by which the mortgage or charge is created, are evidenced with the registrar for registration within a period of 30 days beginning with the day after the dates of its creation। अच्छा जी, सब सेक्शन 1 में वो बता रहा है कि अगर कंपनी लोन लेने के लिए कोई मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर करती है तो कंपनी ने विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो मॉर्गेज या चार्ज जो है वो रजिस्टर करवाना है एससीसीपी के साथ, प्रोवाइडेड दैट। आगे जी सब सेक्शन 1 की क्लॉजेज आ रही हैं, ए और बी। क्लॉज ए देख लेते हैं जी। इन द केस ऑफ अ मॉर्गेज और चार्ज क्रिएटेड आउट ऑफ पाकिस्तान कंप्राइजिंग सोलली प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान 30 days आफ्टर द डेट ऑन विच द इंस्ट्रूमेंट और कॉपी कुड in due course of post and if dispatched with due diligence have been received in Pakistan shall be substituted for 30 days after the date of the creation of the mortgage or charge as the time within which the particulars and instrument or copy are to be filed with the registrar। अच्छा जी, जो क्लॉज ए है उसमें वो बता रहा है कि अगर कंपनी ने मॉर्गेज या चार्ज पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर किया है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी जो भी पाकिस्तान से बाहर ही सिचुएट कर रही है। अब सपोज कर लें कि कंपनी ने मॉर्गेज या चार्ज क्रिएट किया है दुबई में और जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट रजिस्टर किया है वो भी दुबई में सिचुएट कर रही है, तो इस केस में जो 30 डेज का पीरियड है, क्योंकि आपने तो 30 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है ना रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज एंड चार्ज, तो इस केस में जो 30 दिन का वक्त है वो इस दिन से कंसीडर होगा जिस दिन वो कागजात जो हैं मॉर्गेज या चार्ज का जो एग्रीमेंट है वो पाकिस्तान में थ्रू पोस्ट जो है वो पहुंच सके। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो टाइमली सेंड किए गए हों। अच्छा जी, इसके बाद क्लॉज बी आ जाएगी। इन केस द मॉर्गेज और चार्ज इज क्रिएटेड इन पाकिस्तान बट कंप्राइजेज प्रॉपर्टी आउटसाइड पाकिस्तान, अ कॉपी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग आर purporting to create the mortgage or charge verified in the specified manner may be filed for registration, notwithstanding that further proceedings may be necessary to make the mortgage or charge valid or effectual according to the law of the country in which the property is situated। अच्छा जी, क्लॉज भी ऐसे मॉर्गेज या चार्ज से रिलेट करती है जिसमें मॉर्गेज या चार्ज का जो एग्रीमेंट है वो पाकिस्तान में आपने किया लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो आउटसाइड पाकिस्तान सिचुएट कर रही है। तो इस केस में जो 30 दिन का पीरियड है वो स्टार्ट होगा जिस दिन वो आपने मॉर्गेज या चार्ज जो है वो क्रिएट किया। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी सब्सीक्वेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मॉर्गेज और चार्ज शैल नॉट प्रिजुडिस एनी राइट acquired in respect of any property before the mortgage or charge is actually registered। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है कि सपोज कर लें कि कंपनी ने लोन ले लिया लेकिन मॉर्गेज या चार्ज जो है वो रजिस्टर नहीं करवाया, वो एसेट सब्सिक्वेंटली कंपनी ने किसी बंदे को सेल आउट कर दिया। सपोज कर लें कि 10 फरवरी को कंपनी ने सेल आउट कर दिया और कंपनी जो है 15 फरवरी को जाके जो है मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर करवा रही है। तो जिस बंदे ने 10 फरवरी को प्रॉपर्टी खरीद ली है उसके राइट्स जो हैं वो अफेक्ट नहीं होंगे रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज एंड चार्जेस। ये स्पेसिफिकली जिस बंदे ने मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर करवाया है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो सिंपल इज डैट जी, अगर कोई कंपनी जो है उसने मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया और उसने वो प्रॉपर्टी बेच दी किसी और बंदे को और सब्सिक्वेंटली प्रॉपर्टी सेल करने के बाद वो मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर करवाती है, तो जो प्रॉपर्टी का बायर है, जिस बंदे ने प्रॉपर्टी बाय की है कंपनी से, उसके राइट्स इफेक्ट नहीं होंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये मॉर्गेज है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की है। फर्दर नीचे चलूंगा जी। अच्छा जी, सब सेक्शन 2 दिस सेक्शन अप्लाइज टू द फॉलोइंग चार्जेस। आगे वो बता रहा है जो सेक्शन 100 है
ये जो बिलो मेंशन चार्जेस हैं इन पे एप्लीकेबल है। अ मॉर्गेज आर चार्ज ऑन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर एवर सिचुएट आर एनी इंटरेस्ट देयर इन। तो जी सेक्शन 100 आपका अप्लाई होगा आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपको पता है लैंड आ जाएगी, बिल्डिंग आ जाएगी, जहां मर्जी सिचुएट हो, चाहे पाकिस्तान है चाहे आउटसाइड पाकिस्तान है। अ मॉर्गेज आर चार्ज फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग एनी इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर कंपनी ने कोई डिबेंचर्स इशू करनी है तो कंपनी उसके अगेंस्ट भी जो लोन है वो ले सकती है और उसके अगेंस्ट जो मॉर्गेज या चार्ज है वो रजिस्टर करवा सकती है। अ मॉर्गेज आर चार्ज ऑन बुक डेट्स ऑफ द कंपनी। बुक डेट्स का वर्ड आमतौर पे यूज होता है आप एज ए रिसीवेबल्स। अगर कंपनी ने अपने कस्टमर से पैसे लेने हैं तो कंपनी ने जो कस्टमर से पैसे लेने हैं वो कंपनी बैंक को एज ए सिक्योरिटी रखवा देगी, उसके अगेंस्ट कंपनी मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर करवा देगी और बैंक से लोन ले लेगी। अब इस केस में क्या होगा जी, अगर कंपनी डिफॉल्ट करती है लोन की रिपेमेंट में तो बैंक के पास राइट होगा कि जो कंपनी के कस्टमर्स हैं बैंक उनसे पैसे ले सकता है। जैसे प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज करवाई थी तो बैंक जो है वो प्रॉपर्टी बेच के पैसे पूरे कर लेगा। ऐसे डिबेंचर्स हैं तो डिबेंचर्स को बेच के जो है बैंक पैसे पूरे कर लेगा। एज इट इज आपके रिसीवेबल्स हैं जी। अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन द अंडरटेकिंग आर प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग स्टॉक इन ट्रेड। अच्छा जी, फ्लोटिंग चार्ज से मुराद ऐसा चार्ज है जो फिक्स नहीं होता। ये रॉ मटेरियल पे हो सकता है, स्टॉक पे हो सकता है, फिनिश गुड्स पे हो सकता है। अब आपको पता है कि अगर स्टॉक बिक रहा है, पुराना स्टॉक जो है वो बिकी जा रहा है, नया स्टॉक बढ़ी जा रहा है, रॉ मटेरियल यूटिलाइज हो ही जा रहा है, नया आई जा रहा है, तो ये फ्लोटिंग चार्ज का मतलब ये है कि ये बदलता रहता है, ये चेंज होता रहता है। अ चार्ज ऑन अ शिप आर एयरक्राफ्ट आर एनी शेयर इन अ शिप आर एयरक्राफ्ट। तो अगर आपने लोन लेना है तो जनाब शिप या एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट भी आप जो है चार्ज रजिस्टर करवा सकते हैं और उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं। अ चार्ज ऑन गुडविल आर एनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अच्छा जी, गुडविल से मुराद सपोज कर लें कि कंपनी ने कोई कंपनी इंक्वायर की है और उसकी वैल्यू से ज़्यादा पैसे दे दिए हैं, तो जो अबाव पैसे दे दिए जनाब उसको गुडविल कहते हैं। अकाउंटेंट्स को इसका आइडिया होगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मुराद आपका ये जो ट्रेडमार्क वगैरह हैं जी, तो कंपनी के जो पेटेंट्स हैं कंपनी उनके अगेंस्ट भी चार्ज रजिस्टर करवा सकती है जी। अ मॉर्गेज आर चार्ज आर प्लेज ऑन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। अच्छा जी, मूवेबल प्रॉपर्टी में आपके स्टॉक्स आ जाएंगे, व्हीकल्स आ जाएंगी, रॉ मटीरियल व्हाट्सएवर। अ मॉर्गेज आर चार्ज आर अदर इंटरेस्ट बेस्ड ऑन एग्रीमेंट फॉर द इशू ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इन द नेचर ऑफ रिडीमेबल कैपिटल। अच्छा जी, कंपनीज आमतौर पे बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इस तरह के जो रिडीमेबल कैपिटल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो इशू करती हैं। रिडीमेबल से मुराद ये कि ये एक फिक्स टर्नओवर के बाद कंपनी को वापस मिल जाने हैं। तो अगर कंपनी ने कोई ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए हैं तो कंपनी उनके अगेंस्ट भी जो है लोन ले सकती है, अगर कंपनी उनके अगेंस्ट मॉर्गेज या चार्ज जो है वो रजिस्टर करवा ले। अ मॉर्गेज आर चार्ज आर अदर इंटरेस्ट बेस्ड ऑन कंडीशनल सेल एग्रीमेंट, नेमली लीज फाइनेंसिंग, हायर परचेज, सेल एंड लीज बैक एंड रिटेंशन ऑफ टाइटल फॉर एक्विजिशन ऑफ मशीनरी, इक्विपमेंट और अदर गुड्स। अच्छा जी, अगर कंपनी ने कोई कंडीशनल सेल एग्रीमेंट कर दी है, सपोज कर लें कि एसेट जो है लीज पे ले लिया है, हायर परचेज एग्रीमेंट कर लिया है, सेल एंड लीज बैक का एग्रीमेंट कर लिया है, तो इस केस में कंपनी जो है उस लीजिंग एग्रीमेंट के अगेंस्ट भी लोन ले सकती है, जो आपका लीज्ड एग्रीमेंट है उसको मॉर्गेज या चार्ज करवा के। तो जी ये कुछ सेक्शंस हैं जिनके अगेंस्ट मॉर्गेज, चार्ज या प्लेज जो है वो रजिस्टर हो सकता है जी। इमूवेबल प्रॉपर्टी आ जाएगी, आपके डिबेंचर्स आ जाएंगे, बुक डेट्स, आपके रिसीवेबल्स आ जाएंगे, फ्लोटिंग चार्ज आ जाएगा मूवेबल प्रॉपर्टी पे, शिप या एयरक्राफ्ट, गुडविल या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ जाएगी, आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी आ जाएगी, रिडीमेबल कैपिटल आ जाएगा और आपके लीजिंग एग्रीमेंट आ जाएंगे। अच्छा, जिसके बाद वो कह रहा है प्रोवाइडेड डेट वेयर अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज बीन गिवन टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ एनी बुक डेट्स ऑफ अ कंपनी, द डिपॉजिट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिंग एन एडवांस टू द कंपनी शैल नॉट फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन बी ट्रीटेड एज अ मॉर्गेज और चार्ज ऑन दोज बुक डेट्स। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है कि अगर कंपनी जो है अपने बुक डेट्स यानी कि रिसीवेबल्स के अगेंस्ट जो है अगर कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देती है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आपको पता है पोस्ट डेटेड चेक्स आ जाते हैं, पे ऑर्डर आ जाते हैं, तो जनाब उसके अगेंस्ट जो है मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर्ड नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, चार्ज इंक्लूड्स मॉर्गेज और प्लेज। तो चार्ज की डेफिनेशन में सारा कुछ इंक्लूड किया हुआ है। सबसेक्शन 3 आ गया, द रजिस्ट्रार शैल ऑन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मॉर्गेज और चार्ज अंडर सबसेक्शन 1 इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर हिज सिग्नेचर्स आर authenticated by his official seal in such form and in such manner as may be specified। तो जनाब जैसे रजिस्ट्रार जो है मॉर्गेज या चार्ज को रजिस्टर करेगा तो जनाब उसका सर्टिफिकेट भी इशू करेगा। मैं सब्सिक्वेंटली आपको सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ। सबसेक्शन 4 आ गया, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन शैल अप्लाई टू अ कंपनी एक्वायरिंग एनी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू अ मॉर्गेज और चार्ज।
आगे वो बता रहा है कि अगर कोई कंपनी जो है वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है जो कि सब्जेक्ट टू मॉर्गेज या चार्ज है, तो ये सेक्शन उस कंपनी पे भी एप्लीकेबल होगा। सबसेक्शन 5 आ गया जी, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, नो मॉर्गेज और चार्ज क्रिएटेड बाय कंपनी शैल बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द लिक्विडेटर और एनी अदर creditor unless it is duly registered under subsection 1 and a certificate of registration of such charge is being given by the registrar under subsection 3। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है कि कंपनी के वाइंडिंग अप के केस में कोई भी जो मॉर्गेज या चार्ज है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा जब तक जो है वो रजिस्टर ना हुआ वो रजिस्ट्रार के साथ। अब सपोज कर लें कि जब कंपनी वाइंड अप होती है तो कंपनी जो है एक लिक्विडेटर अपॉइंट करती है। लिक्विडेटर जो है वो असेस करता है कि कंपनी के एसेट्स कितने हैं और कंपनी की लाइबिलिटीज कितनी है, और कंपनी की लाइबिलिटीज पे सबसे पहले किसका हक है। सबसे पहले गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, उसके बाद आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इस वजह से आ जाते हैं कि कंपनी ने लोन लिया होता है और कंपनी ने उसके अगेंस्ट जो मॉर्गेज या चार्ज है वो एसएचजीपी में रजिस्टर करवाया होता है, और सब्सिक्वेंटली जो है आपके क्रेडिटर्स आते हैं जी। सबसेक्शन 5 हो गया जी। सबसेक्शन 6 आ गया, नॉट विथ स्टैंडिंग इन सबसेक्शन 5 शैल प्रेजुडिस एनी कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशन फॉर रीपेमेंट ऑफ मनी देयर बाय सिक्योर्ड। अच्छा जी, सबसेक्शन 6 में बता रहा है कि अगर कंपनी ने मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर नहीं करवाया, उस केस में भी जो कंपनी है जनाब उसने लाइबिलिटी जो है अपनी पे ऑफ करनी है। कंपनी ने लोन लाजमी पे ऑफ करना है। फर्दर नीचे चलूंगा, सबसेक्शन 7 आ गया, वेयर एनी मॉर्गेज और चार्ज ऑन एनी प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ अ कंपनी और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग्स इज रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन, एनी पर्सन acquiring such property, assets, undertaking or part thereof or any share or interest therein shall be deemed to have notice of the mortgage or charge from the date of such registration। अच्छा जी, सबसेक्शन 7 में वो बता रहा है कि सपोज कर लें कंपनी है और उसने अपने एसेट्स के अगेंस्ट मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर करवाया हुआ है। अगर कोई और पर्सन उस प्रॉपर्टी को बाय करता है कंपनी से, तो ऐसे ही कंसीडर किया जाएगा कि उस पर्सन को भी उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो मॉर्गेज या चार्जेस हैं उसका पता है उस डेट से जिस डेट से कंपनी ने उन एसेट्स के अगेंस्ट मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर करवाया हुआ है। इन सिंपल वर्ड्स कि जो मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर्ड है कंपनी के एसेट्स पे, उसका कंप्लीटली नॉलेज है नए बायर को। तो जी ये मेरा सेक्शन 100 आ गया रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज और चार्जेस। तो इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। अच्छा जी, सेक्शन 100 का सबसेक्शन 1 आ गया, जिसमें वो बता रहा है कि आप विद इन 30 डेज ऑफ क्रिएशन ऑफ मॉर्गेज या चार्ज इसके पर्टिकुलर जो है आप रजिस्ट्रार के पास फाइल करेंगे। उसके बाद सबसेक्शन 1 की क्लॉज ए आ गई। क्लॉज ए बता रही थी कि अगर आपका मॉर्गेज या चार्ज आउटसाइड पाकिस्तान रजिस्टर हुआ है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान, तो इस केस में 30 डेज का पीरियड तब स्टार्ट होगा जब आपके मॉर्गेज या चार्ज की क्रिएशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो विद इन ड्यू कोर्स जो है वो पाकिस्तान में पहुंच जाए, चाहे वो रजिस्टर्ड पोस्ट है चाहे वो कोरियर है। तो आप सपोज कर लें डॉक्यूमेंट्स दुबई से आने हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लें कि दुबई से डॉक्यूमेंट्स आने में इन रीजनेबल ड्यू कोर्स 7 दिन लगते हैं, तो आपका जो 30 डेज का टर्नओवर है वो आफ्टर 7 डेज स्टार्ट होगा। यानी कि इस केस में अगर आप नॉर्मली देखें तो 37 डेज बन जाएंगे। अच्छा जी, क्लॉज बी आ गई। उसके बाद क्लॉज बी में वो बता रहा है कि आपने मॉर्गेज या चार्ज पाकिस्तान में रजिस्टर्ड किया रिगार्डिंग प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड पाकिस्तान, जो उसके अगेंस्ट जो एसेट्स थे वो आउटसाइड पाकिस्तान एग्जिस्ट कर रहे थे। तो इस केस में जो 30 डेज का पीरियड है वो स्टार्ट होगा जब आपका मॉर्गेज या चार्ज का जो एग्रीमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आगे हमने देख लिया था कि अगर चार्ज से पहले कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है तो जो ऑनर है जिसने प्रॉपर्टी अक्वायर की है तो उसके राइट्स जो हैं वो अफेक्ट नहीं होंगे। आगे वो बता रहा है कि ये सेक्शंस इन केसेस में अप्लाई होंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है जी, बुक डेट्स आ जाएंगे जी। बुक डेट्स के अगेंस्ट भी आप मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर करवा सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था रिसीवेबल्स हैं आपके। फ्लोटिंग चार्ज ऑन दी अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, ये जो आपके फ्लोटिंग चार्ज का मतलब है मूविंग, जो मूव करता रहता है, ये आपके रॉ मटेरियल स्टॉक्स फिनिश गुड्स ये मूव करती रहती हैं। एयरक्राफ्ट के केस में है जी गुडविल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो आपके पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी आप मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर करवा सकते हैं जी। रिडीमेबल कैपिटल के अगेंस्ट भी इशू करवा सकते हैं कि अगर कंपनी ने रिडीमेबल कैपिटल इशू करना है तो उसके अगेंस्ट भी वो मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर करवा सकती है। इसी तरह अगर आपने कोई एसेट लिया हुआ लीज पे, फाइनेंस लीज है या आपने सेल एंड लीज बैक एग्रीमेंट किया हुआ है, तो इस केस में भी उस एसेट्स के अगेंस्ट आप मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर करवा सकते हैं और उसके अगेंस्ट आप लोन एक्वायर कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे वो बता रहा था कि अगर आपने कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है एज ए सिक्योरिटी अगेंस्ट रिसीवेबल्स, और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से मुराद आपके पोस्ट डेटेड चेक्स हैं, तो इस केस में उसको मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। आगे वो बता रहा है कि चार्ज जो है उसमें मॉर्गेज और प्लेज भी शामिल है। सबसेक्शन 3 में बता रहा है कि रजिस्ट्रार जो है जब चार्ज को रजिस्टर करेगा तो उसने एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना है। मैं आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी दिखा देता हूँ बाद में। अच्छा जी, सबसेक्शन 4 में बता रहा है कि अगर कोई कंपनी एसेट एक्वायर कर रही है जो सब्जेक्ट टू मॉर्गेज या चार्ज है, उसके अगेंस्ट मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर्ड है, तो इस केस में सेक्शन 100 की तमाम क्लॉजेज जो हैं इस कंपनी पे एप्लीकेबल होंगी। अच्छा जी, उसके बाद सबसेक्शन 5 आ गया।
सब सेक्शन 5 में वो बता रहा है कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप की तरफ जाती है तो लिक्विडेटर या जो क्रेडिटर्स हैं तब तक मॉर्गेज या चार्ज को जो है वो कंसीडर नहीं करेंगे जब तक वो रजिस्टर्ड ना हो, क्योंकि आपको पता है कि वाइंडिंग अप के केस में सबसे पहले राइट होते हैं गवर्नमेंट के बाद आपकी जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स, क्योंकि बैंक की जो बोरिंग है वो सिक्योर होती है क्योंकि इसके अगेंस्ट मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर्ड होता है। तो वो कह रहा है कि लिक्विडेटर और क्रेडिटर्स तब तक जो है मॉर्गेज या चार्ज को कंसीडर नहीं करेंगे इन केस ऑफ वाइंडिंग अप जब तक वो मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर्ड ना हो। अच्छा जी, उसके बाद सब सेक्शन 6 आ गया। सब सेक्शन 6 बता रहा है कि इवन तो अगर आपका मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर्ड नहीं है फिर भी कंपनी जो है वो लाइबल टू पे है, कंपनी ने फिर भी जो लाइबिलिटी है वो पे करनी है। अच्छा जी, उसके बाद सब सेक्शन 7 है। सब सेक्शन 7 में वो बता रहा है कि अगर कोई पर्सन कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करता है और उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर्ड है तो ऐसे ही कंसीडर होगा कि उस पर्सन को इस चीज़ का नॉलेज है, उस पर्सन को नॉलेज है कि इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर्ड है, चाहे वो इसके नॉलेज में हो या ना हो। अच्छा जी, ये तो मेरा हो गया सेक्शन 100। इसके बाद मैं आपको फॉर्म 10 दिखा देता हूँ। फॉर्म 10 आपका सबमिट होता है इन एसएससीपी रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन इन मॉर्गेज और चार्जेस। तो आपको फॉर्म 10 दिखा दूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको जितने भी नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन है, जो आपका मॉर्गेज या चार्ज की रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट है, जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन कहते हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। साथ में एफिडेविट लगेगा वो दिखा दूंगा एंड सब्सिक्वेंटली बोर्ड रेजोल्यूशन लगेगी। तो सबसे पहले हम फॉर्म देख लेते हैं जी। तो फॉर्म पे चलूंगा। तो जी ये मेरे पास फॉर्म 10 आ गया। Particulars of mortgage, charge or pledge etc. are satisfaction thereof are particulars of mortgage or charge subject to which property has been acquired। तो जी अगर आप किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मॉर्गेज, चार्ज या प्लेज रजिस्टर कर रहे हैं तो वो भी फॉर्म 10 में रजिस्टर्ड होगा। इसके अलावा अगर उसमें कोई मॉडिफिकेशन आ रही है तो वो भी फॉर्म 10 में रजिस्टर्ड होगा। और सब्सिक्वेंटली अगर सेटिस्फाई हो रहा है किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर करवाया हुआ था और आप उसको खत्म करवा रहे हैं तो वो भी फॉर्म 10 में होगा। पहले क्या होता था, रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 10 होता था, मॉडिफिकेशन के लिए आपका फॉर्म 16 जाता था और सेटिस्फेक्शन के लिए आपका फॉर्म 17 जाता था। तो अब उसको खत्म कर दिया और उन्होंने एक ही फॉर्म कर दिया जी। Pursuant to section 100, 106, 109 and 448 of the Companies Act 2017, read with regulations 30 and 45 of the Companies Regulations 2024। तो जी ये सेक्शंस हम पे लग रहे हैं, मेनली 100 सेक्शन था वो मैंने आपको पढ़ा दिया और ये रेगुलेशन जी 30 एंड 45। फर्दर नीचे चलूंगा जी। पार्ट 1, क्वीन कॉर्पोरेट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपका कंपनी का क्वीन है वो आ जाएगा। इनकॉर्पोरेशन नंबर आप इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट से देख के भी लिख सकते हैं जी। नेम ऑफ द कंपनी आपकी कंपनी का कंप्लीट नेम आ जाएगा, जैसे मैंने लिखा हुआ है जी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, जिसके बाद आ रहा है फी पेमेंट डिटेल्स चालान नंबर। तो अगर आप मैनुअल चालान बना रहे हैं तो आप इधर चालान का नंबर लिख देंगे, अगर आप चालान का नंबर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। आगे आ रहा है चालान अमाउंट। तो जनाब जो ऑनलाइन फॉर्म जा रहा है उसकी फ़ी है 11,000 और ऑफलाइन के केस में इसकी फ़ी है जी 15,000। फर्दर नीचे चलूंगा जी। अच्छा जी, आगे उसने फॉर्म को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइज किया हुआ है। ये देखिए पार्ट 1 आ गया, उसके बाद पार्ट 2, 3, 4, 5 आ रहे हैं जी। पार्ट 2 जो आपका रजिस्ट्रेशन के वाले से है। पार्ट 3 जो है आपका मॉडिफिकेशन ऑफ मॉर्गेज, चार्ज, प्लेज एटसेट्रा, सेक्शन 106 इसको देख रहा है। और पार्ट 4 जो है आपका मेमोरेंडम ऑफ कंप्लीट सेटिस्फेक्शन ऑफ मॉर्गेज, चार्ज, प्लेज एटसेट्रा। जो पार्ट 4 है ये मॉर्गेज, चार्ज और प्लेज की सेटिस्फेक्शन के वाले से है। और जो आपका पार्ट 5 है जी ये बता रहा है आपको मॉर्गेज और चार्ज सब्जेक्ट टू विच प्रॉपर्टी हैज़ बीन एक्वायर्ड। आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है जिसके अगेंस्ट पहले से ही मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर्ड है। तो हमारा कंसर्न है जी पार्ट 2 के साथ, क्योंकि हम मॉर्गेज या चार्ज को रजिस्टर करवा रहे हैं। अच्छा, आगे वो कह रहा है प्लीज टिक द रेलेवेंट बॉक्स। तो जी जो भी बॉक्स होगा आपने उसको टिक करना है। तो हमारे केस में पार्ट 2 जो है वो एप्लीकेबल है, तो हमने जो रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉर्गेज, चार्ज, प्लेज जो है इसके सामने टिक लगा दिया। फर्दर नीचे चलूंगा जी। अच्छा, आगे वो कह रहा है नोट ओनली वन आइटम कैन बी सिलेक्टेड फॉर रिपोर्टिंग एट वन टाइम, रिमेनिंग आइटम शेल बिकम डिसेबल आफ्टर सिलेक्शन ऑफ एनी आइटम। अच्छा, आगे वो कह रहा है सिर्फ एक ही पार्ट आप सबमिट करेंगे, चाहे आप रजिस्ट्रेशन कर लें, सेटिस्फेक्शन कर लें, मॉडिफिकेशन कर लें, व्हाट्सएवर। एक से ज्यादा आप चेंजेस जो है वो सबमिट नहीं कर सकते। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो आप एक ही सिलेक्ट करेंगे, बाकी ऑटोमेटिकली डिसेबल होंगे। पार्ट 2 आ गया जी। पर्टिकुलर्स ऑफ मॉर्गेजेस, चार्जेस आर प्लेज एटसेट्रा। नीचे चलूंगा जी। सबसे पहले आ रहा है हमारे पास 2.1 डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग मॉर्गेज, चार्ज आर प्लेज। किस डेट को आपका मॉर्गेज, चार्ज या जो प्लेज है वो क्रिएट हो रहा है तो उसकी डेट आ जाएगी। अब आपने डेट कहाँ से लिखनी है मैं आपको दिखा देता हूँ जी। आपका जो मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर्ड होता है, जब भी बैंक आपको लोन देता है और उसके अगेंस्ट आपसे कोलेटरल लेता है तो बैंक आपसे एक एग्रीमेंट करता है। स्टैम्प पेपर पे एक एग्रीमेंट होता है जिसको लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन कहते हैं। बैंक आपसे लिखवा लेता है कि हम आपको इतना लोन दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट जो है आप ये जो एसेट्स हैं इनको मॉर्गेज करवा रहे हैं या चार्ज करवा रहे हैं या इनके अगेंस्ट आप प्लेज जो है वो रजिस्टर करवा रहे हैं। तो ये वो डेट है जनाब, ये आपकी जो लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन है ये उसकी रजिस्ट्रेशन की डेट है। ये आपका एक लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन है
लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये एग्रीमेंट है बिटवीन लेंडर एंड बोरोवर। लेंडर इसमें बैंक है और बोरोवर इसमें कोई कंपनी हो सकती है। तो जो कंपनी है वो बैंक को अंडरटेक करती है कि आप हमें इतना लोन दें और इसके अगेंस्ट हम जो है ना ये एसेट्स जो हैं ये मॉर्गेज करवा रहे हैं या चार्ज इनके अगेंस्ट रजिस्टर करवा रहे हैं या इनको प्लेज करवा रहे हैं। और इसमें लिखा होता है, टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होंगी, अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो बैंक जो है इनको बेच सकता है। इसके अलावा इसमें लिखा होगा कि जितने भी लीगल कॉस्ट है वो कंपनी बियर करेगी, प्रिंसिपल कंपनी पे करेगी, इस पे जो लोन पे मार्कअप है वो टाइमली पे करेगी। इसके अलावा जो एसेट्स हैं जिनके केस मॉर्गेज रजिस्टर्ड किया होता है या चार्ज क्रिएट किया होता है या कोई स्टॉक प्लेज किया होता है उसकी पूरी लिस्ट भी दी होती है। स्केजुअल जो है वो भी गिवन होता है जी। तो ये है जी लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन। काफी लंबा चौड़ा लेटर होता है, मे बी 10 पेजेस पे आ रहा हो, मे बी 15 पेजेस पे आ रहा हो, मे बी 5-6 पेजेस पे आ रहा हो। तो हमारा कंसर्न जो है पहले पेज से होगा और जो स्केजुअल है जिसमें सारे एसेट्स जो हैं जो मॉर्गेज या प्लेज करवाए हुए हैं उनसे होगा। तो जी ये देखें, ये सबसे ऊपर डेट आ रही है, ये डेट है जी डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ मॉर्गेज और चार्ज। हमारे केस में है जी 20 मार्च 2025। तो ये डेट मैंने उधर लिखी हुई है। वापिस चलता हूं अपने फॉर्म पे। तो ये देखें जी, डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग मॉर्गेज चार्ज और प्लेज 20/3/2025। जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है वो 20/3/2025 का हुआ है जी। उसके बाद वो बता रहा है जी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इफ एनी क्रिएटिंग और एविडेंसिंग द मॉर्गेज और चार्ज और प्लेज और अदर इंस्ट्रूमेंट टू बी स्पेसिफाइड। अच्छा जी, आगे हमने ब्रीफली बताना है कि कौन से एसेट्स हैं जिनके अगेंस्ट हमने मॉर्गेज चार्ज या जो प्लेज है वो रजिस्टर किया है। तो ये जो आपका लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन है उसकी हेडिंग में इसका जवाब जो है वो छुपा होगा। तो वापस चलता हूँ अपने लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन पे। ये देखें जी, लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन फॉर स्पेसिफिक प्लांट एंड मशीनरी। आप जो है स्पेसिफिक प्लांट एंड मशीनरी के अगेंस्ट जो है लोन ले रहे हैं, आप स्पेसिफिक प्लांट एंड मशीनरी को मॉर्गेज करवा रहे हैं। अच्छा जी, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हमने देख ली। 2.3 आ रहा है हमारे पास, अमाउंट सिक्योर्ड बाय द मॉर्गेज और चार्ज प्लेज एटसेट्रा मेंशन करेंसी। तो जिस लोन की अमाउंट के अगेंस्ट आपने मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर करवाया उसकी अमाउंट भी लिखनी है आपने। तो हमने लिखी हुई है जी 230 मिलियन। तो इसके साथ उसने मेंशन किया हुआ है करेंसी भी मेंशन करें, तो पीकेआर भी लिख लेते हैं जी। तो जी ये मेरी करेंसी आ गई, पीकेआर 230 मिलियन। अब मैंने 230 मिलियन की अमाउंट कैसे देखी है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको देखने के लिए वापस लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन पे चलेंगे। अच्छा जी, पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। डियर सर, इन कंसिडरेशन ऑफ योर प्रोवाइडिंग स्लैश एग्रीइंग टू प्रोवाइड फाइनेंसिस टू अस अंडर one or more modes of finance as defined in the Financial Institutions Recovery of Finance Ordinance 2001, together with markup, cost, charges, cost of funds, expenses, etc., and are in connection with your entering into one or more agreements executed to be executed, supplemented, amended, or modified from time to time with us, hereinafter referred to as the agreements. I we आगे जी कंपनी का नेम आ जाएगा। A company incorporated under the laws having its registered office address आ गया। Herein after referred to as the customer, do hereby hypothecate to you its specific plant and machinery, more particularly described in schedule hereunder, and herein after referred to as the hypothecated assets for an aggregate amount of 230 मिलियन। ये देखें जी, रुपीज 230 मिलियन रुपीज। तो यहां से देख के मैंने अमाउंट उधर लिखी अपनी, अमाउंट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज चार्ज और प्लेज। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। वापिस चलता हूँ फॉर्म पे। तो ये देखें जी, अमाउंट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज और चार्ज प्लेज एटसेट्रा। तो ये 230 मिलियन मैंने वहां से देख के लिखी। जो आपका पहला पैराग्राफ आ रहा होगा लेटर ऑफ एप्लीकेशन का, उसमें सारी डिटेल्स मेंशन होगी। तो जी ये मेरी अमाउंट आ गई। वापस चलता हूँ जी लेटर ऑफ एप्लीकेशन पे। तो जी यहाँ से देख के मैंने अमाउंट लिख ली 230 मिलियन रुपीज जो थी मेरी। इसके बाद जो रिमेनिंग पैराग्राफ है उसको पढ़ लेता हूँ जी। अंडर योर रैंकिंग चार्ज एंड इन फेवर and as a continuing security for the payment/repayment to you of all sums of money which may be owing by us to you under the agreements। तो जी इसमें अगर आसानी से मैं आपको बताऊं, हम अंडरटेक कर रहे हैं कि बैंक जो हमें 230 मिलियन का लोन दे रहा है उसके अगेंस्ट जो है हम अपने स्पेसिफाइड जो प्लांट एंड मशीनरी है उनको मॉर्गेज करवा रहे हैं। और जो वो लोन दे रहा है जनाब, जो फाइनेंसिस वो प्रोवाइड कर रहा है उसमें सारे चार्जेस शामिल हैं, मार्कअप, कॉस्ट, चार्जेस, कॉस्ट ऑफ फंड, एक्सपेंसेस, ये सारा कुछ आपने बियर करना है। ये देखे ना, वो आगे बता भी रहा है। एंड एज अ कंटिन्यूइंग सिक्योरिटी फॉर पेमेंट/रिपेमेंट टू यू ऑफ ऑल सम्स ऑफ मनी विच मे बी ओइंग बाय अस टू यू अंडर द एग्रीमेंट्स। ये जो आपने एसेट्स जो हैं ये मॉर्गेज करवाए हैं, ये आपने लोन जो है प्रिंसिपल अमाउंट जो है 230 मिलियन उसके अगेंस्ट तो करवाया, साथ में आपने जितने भी चार्जेस हैं, चाहे इंटरेस्ट है, चाहे एग्जीक्यूशन चार्जेस है, व्हाट्सएवर, वो सारे आपने बियर करने हैं। अच्छा जी, इधर आ रहा है रैंकिंग चार्ज। अब रैंकिंग चार्ज से मुराद ये है कि जो आपका बैंकर है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि अगर कंपनी या लोन पे ऑफ नहीं कर पाती तो सबसे पहले इस बैंक का राइट होगा।
अब जो रैंकिंग है वो भी डिफाइन होती है, फर्स्ट रैंकिंग भी हो सकती है, सेकंड रैंकिंग भी हो सकती है, थर्ड रैंकिंग भी हो सकती है। अगर एक ही कंपनी ने डिफरेंट बैंक से लोन लिया हुआ है इसी एसेट्स के अगेंस्ट, तो जो डिफरेंट बैंक्स हैं जो मॉर्गेज के एसेट्स हैं उनकी रैंकिंग बना लेते हैं। अगर पहले किसी ने लोन लिया हुआ है तो फर्स्ट रैंकिंग हो जाएगी, फिर सेकंड रैंकिंग और फिर थर्ड रैंकिंग। तो ये जो पैराग्राफ है सिंपली इधर से आपको आइडिया हो जाएगा कितनी अमाउंट का लोन लिया हुआ है, कौन सी एसेट्स आपने जो है वो मॉर्गेज करवाए हुए हैं, फिक्स एसेट्स के केस में मॉर्गेज या चार्ज करवाए हुए हैं, और करंट एसेट्स के केस में भी आपको पता लग जाएगा कौन सी एसेट्स आपने प्लेज करवाए हुए हैं। इसके अलावा आपको चार्ज की रैंकिंग भी पता लग जाएगी इधर से ही। सो जी ये मेरा क्रक्स हो गया लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन का। अब वापस चलूंगा अपने फॉर्म पे। अच्छा जी, डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मैंने देख ली, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है हेडिंग से पता लग गई जी, लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन फॉर स्पेसिफिक प्लांट एंड मशीनरी, अमाउंट सिक्योर्ड बाय द मॉर्गेज आर चार्ज प्लेज एटसेट्रा, ये हमने देख ली जी पहले पैराग्राफ से। उसके बाद 2.4 आ रहा है हमारे पास, शॉर्ट पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रॉपर्टी मॉर्गेज्ड चार्ज प्लेज्ड आर अदर इंटरेस्ट। अच्छा, जो आप प्रॉपर्टी या कोई एसेट्स आप मॉर्गेज करवा रही हैं या चार्ज इनके अगेंस्ट रजिस्टर करवा रही हैं, प्लेज करवा रहे हैं, उसकी आपने डिस्क्रिप्शन भी इधर लिखनी है। अच्छा जी, इसमें आपने क्या डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है जी, रैंकिंग चार्ज ऑफ स्पेसिफिक प्लांट एंड मशीनरी टुगेदर विद ऑल एक्सेसरीज टूल्स स्पेस एटसेट्रा। अब कुछ हिस्सा तो हमें पहला पैराग्राफ से मिल गया और कुछ जो है मैंने आपको बताया था कि स्केजुअल से भी आपको पता लगेगा। वापस चलता हूँ जी अपने लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन पे। ये देखें जी, रैंकिंग चार्ज और इधर आपका जिक्र था जी स्पेसिफिक प्लांट एंड मशीनरी का, तो शॉर्ट पर्टिकुलर्स में लिख देंगे जी रैंकिंग चार्ज ऑफ स्पेसिफिक प्लांट एंड मशीनरी। अच्छा जी, इसके बाद जो आपका एंड पे एग्रीमेंट होगा उसके साथ स्केड्यूल लगा होगा, तो मैं स्केड्यूल पे चलता हूँ जी। ये देखें इधर भी जिक्र है आपका, पर्टिकुलरली डिस्क्राइब्ड इन स्केड्यूल हेयर अंडर एंड हेयर इन आफ्टर रेफर टू एज दी हाइपोथिकेटेड एसेट्स। तो जो भी आपका लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन होगा उसके साथ आपके स्केड्यूल लगा होगा कि कौन कौन सी एसेट्स जो आप मॉर्गेज करवा रहे हैं या चार्ज करवा रहे हैं, उनके अगेंस्ट एसेट्स प्लेज करवा रहे हैं। तो एंड पे चलता हूँ जी, तो ये देखें जी ये स्केड्यूल है जी। All that piece and parcel of the following machinery to be imported through performa invoice dated issued by, ये जो कंपनी का नेम आ गया, तो ये अभी इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करना है और इसी को इन्होंने मॉर्गेज करवा लिया। पोर्ट ऑफ लोडिंग आ गई जी जबल अली, पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज कराची, ओरिजिन चाइना जी, ये इक्विपमेंट्स हैं, ये स्पेसिफिक प्लांट एंड मशीनरी है जी, ये जो मॉर्गेज करवा रहे हैं। तो हमने लिख दिया जी रैंकिंग चार्ज ऑन स्पेसिफिक प्लांट एंड मशीनरी टुगेदर विद ऑल स्टैंडर्ड एक्सेसरीज टूल स्पेस एंड पार्ट्स एटसेट्रा। तो हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में इसका जिक्र कर दिया। वापस चलूंगा जी अपने फॉर्म पे। आगे वो कह रहा है जी 2.5 में जिस्ट ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एक्सटेंट एंड ऑपरेशंस ऑफ द मॉर्गेज चार्ज प्लेज आर अदर इंटरेस्ट। आगे वो कह रहा है जिस्ट का मतलब है जी खुलासा। आगे वो कह रहा है जी जो मॉर्गेज चार्ज या प्लेज की टर्म्स एंड कंडीशन है जनाब उसका खुलासा इधर बयान करें। तो इसका खुलासा क्या आएगा जी, कंपनी ने एक बैंक से लोन लिया, जो भी फैसिलिटी थी, फाइनेंस फैसिलिटी थी, एक्सपोर्ट फैसिलिटी थी, व्हाट्सएवर, किसके अगेंस्ट लिया जी, कंपनी ने जो है जी स्पेसिफिक प्लांट एंड मशीनरी जो है वो मॉर्गेज करवा दी और साथ में आप बता देंगे कि कौन सा रैंकिंग चार्ज है, फर्स्ट रैंकिंग चार्ज है, सेकंड है, व्हाट्सएवर। तो ये देख लेते हैं जी। द चार्ज ऑफ बैंक ऑफ पंजाब, ये हमने जी बैंक ऑफ पंजाब से लोन लिया था, उसके अगेंस्ट हमने मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर करवाया था। ऑन स्पेसिफिक प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द कंपनी शैल बी अ कंटिन्यूइंग रैंकिंग चार्ज देयर ऑन, आल्सो इंक्लूड डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ द मॉर्गेज स्लैश चार्ज ईजी रैंकिंग इक्विटेबल पारी पैसो एटसेट्रा। अच्छा जी, आगे वो बता रहा है जिस चार्ज की आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं उसके साथ आपने उसकी रैंकिंग भी लिखनी है, इक्विटेबल है, पारी पैसो एटसेट्रा, ये सारी आपने चीज़ें लिखनी है। तो इन टर्म्स के बारे में भी आपको बता देता हूँ जी। रैंकिंग के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया कि रैंकिंग डिफाइन करती है कि पहला राइट किसका होता है, फर्स्ट रैंकिंग भी हो सकती है, सेकंड, थर्ड, व्हाट्सएवर, इस तरह चलता जाएगा। इक्विटेबल देख लेते हैं जी। अच्छा जी, इक्विटेबल में क्या होता है जी, इक्विटेबल में आप प्रॉपर्टी तो देते हैं, ऑफर करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वो ट्रांसफर नहीं करते, तो ये आपका इक्विटेबल मॉर्गेज चार्ज या प्लेज आ जाएगा जी। अच्छा जी, पेरी पैसो जो है ये इक्विवेलेंट के तौर पे यूज़ होता है। अगर आपने कोई एसेट जो है उसको मॉर्गेज करवाया हुआ है एज ए पेरी पैसो और मल्टीपल आपने बैंक्स में उसके अगेंस्ट लोन लिया हुआ है और उसको मॉर्गेज करवाया हुआ है एज ए पेरी पैसो, तो उसका मतलब ये है कि जितने भी लैंडर्स होंगे उनका इक्वल राइट्स होगा। अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो जितने भी लैंडर्स हैं उसको सेल करके इक्वली जो है वो मनी उसको डिवाइड कर लेंगे, उसमें इनका रैंकिंग चार्ज वाला सीन नहीं होगा। इक्वली जो है जो प्रोसीड्स रिसीव होंगी ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी उसको डिवाइड कर लेंगे। फर्दर नीचे चलूंगा जी। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्संस एंटाइटल टू मॉर्गेज चार्ज प्लेज आर अदर इंटरेस्ट, तो बैंक का नेम, बैंक की ब्रांच और बैंक का एड्रेस आ रहा होगा। वापस चलता हूँ जी अपने लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन पे, स्टार्ट पे चलूंगा जी। तो ये देखें हम लिख ही बैंक को रहे होते हैं, हम बैंक को ही ऑफर कर रहे होते हैं ना कि आप हमें लोन दें और उसके अगेंस्ट जो है हम ये एसेट्स जो है इनको मॉर्गेज करवा देंगे। तो ये बैंक का नेम आ रहा है जी, बैंक का एड्रेस सारा कंप्लीट आ रहा है, ब्रांच और एड्रेस आ रहा है, तो इधर से आप देख के लिख लेंगे जी। वापस चलूंगा अपने फॉर्म, पर्टिकुलर्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ मॉर्गेजेस चार्जेस और प्लेज एटसेट्रा।
तो मॉडिफिकेशन का हम नहीं सबमिट कर रहे अभी जी, फर्दर नीचे चलूंगा। पार्ट 4 आ गया जी, मेमोरेंडम ऑफ कंप्लीट सेटिस्फेक्शन ऑफ मॉर्गेज चार्जेस आर प्लेज। अगर आपका जो लोन है वो आपने रीपे कर दिया है तो आप उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे, ताकि जो आपने एसेट्स जो है मॉर्गेज करवाए हुए हैं उनका मॉर्गेज है वो खत्म हो जाए। फर्दर नीचे चलूंगा जी। पार्ट 5 भी हमसे एप्लीकेबल नहीं है जी, ये सब्जेक्ट टू सच प्रॉपर्टी है जिसके अगेंस्ट ऑलरेडी मॉर्गेज या चार्ज रजिस्टर्ड है। उसके बाद पार्ट 6 आ गया जी, डिक्लेरेशन। आई डू हेयर बाय सोलमली एंड सिंसियरली डिक्लेयर दैट द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फॉर्म इज ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इन कंसोनेंस विद द रिकॉर्ड एज मेंटेन्ड बाय द कंपनी एंड नथिंग हैज बीन कंसील्ड। हेयर बाय रिपोर्टेड आफ्टर कंप्लाइंग विद and fulfilling all requirements under the relevant provisions of law, rules, regulations, directives, circulars and notifications whichever is applicable। अच्छा जी, डेक्लेरेशन में हम सबसे पहले बता रहे हैं कि जो भी हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया वो ट्रू एंड फेयर है, कुछ भी हमने छुपाया नहीं है। और आगे हम बता रहे हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम रिपोर्ट कर रहे हैं वो एज पर लॉ है जी, एज पर लॉ है, सर्कुलर्स है, एक्ट्स है। 6.2 में बता रहा है जी, नेम ऑफ ऑथराइज ऑफिसर विद डेजिग्नेशन स्लैश ऑथराइज इंटरमीडियरी। जो आपका ऑथराइज ऑफिसर होगा जिसने फॉर्म सबमिट करना है उसका नेम आ जाएगा, उसकी डेजिग्नेशन आ जाएगी, और 6.3 में उसके सिग्नेचर आ जाएंगे। फर्दर नीचे चलूंगा जी। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ ऑथराइज इंटरमीडियरी इफ एप्लीकेबल। अच्छा जी, अगर तो आप अपने फॉर्म थ्रू ऑथराइज इंटरमीडियरी सबमिट कर रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। अच्छा जी, एससीसीपी में फॉर्म कोई आपका डायरेक्टर भी कर सकता है, डायरेक्टर, सीईओ, आपका कोई कंपनी सेक्रेटरी, और आप ऑथराइज इंटरमीडियरी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। ऑथराइज इंटरमीडियरी आपके स्पेसिफाइड पर्सनस हैं जो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, ACCA, आपके LLB, आपके फाइनेंस ग्रेजुएट्स हैं। ये एससीसीपी में एज ए ऑथराइज इंटरमीडिएट लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। एससीसीपी इनका ऑफिस विजिट करती है, देखती है कि इनके ऑफिस में स्पेस है, पीसीस पड़े हुए हैं, डेजिग्नेटेड स्टाफ है या नहीं है, तो उसकी बेस पे एससीसीपी इनको ऑथराइज इंटरमीडिएट का लाइसेंस दे देती है। तो अगर तो आपने कोई ऑथराइज इंटरमीडिएट अपॉइंट किया हुआ है तो उसकी डिटेल आ जाएगी जी। डेट, किस डेट को आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, तो ये डेट आ गई जी। फर्दर नीचे चलूंगा। Enclosures, copy of instrument creating / modifying the mortgage charge pledge as the case may be, application in case of creation modification of mortgage / charge / pledge and registration of mortgage / charge / pledge subject to which प्रॉपर्टी हैज़ बीन एक्वायर्ड। तो जनाब जो इंस्ट्रूमेंट है जो मॉर्गेज या चार्ज को क्रिएट कर रहा है वो आपने अटैच करना है, जैसे हमने लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन दिखाया आपको। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द चार्ज होल्डर इन केस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ मॉर्गेज / चार्ज / प्लेज इफ एप्लीकेबल। एनओसी लगानी है अगर कोई मॉडिफिकेशन आ रही है, सेटिस्फेक्शन हो रही है जी। अच्छा जी, ये 3 में सेटिस्फेक्शन के बारे में, अगर आपका चार्ज खत्म हो रहा है तो आपने एनओसी लेनी है बैंक से। Affidavit under Regulation 45 duly signed by the person who signed this application verifying that the contents of the application and attached documents are true and correct attested by an auth commissioner। आपने एक एफिडेविट भी लगाना है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो ट्रू एंड फेयर है। जो बंदा जो है ये फॉर्म सबमिट करेगा, अगर ऑथराइज ऑफिसर फॉर्म सबमिट कर रहा है तो ऑथराइज ऑफिसर के नाम का स्टैम्प पेपर होगा और ऑथराइज ऑफिसर उसको साइन करेगा। फर्दर नीचे चलूंगा जी। ओरिजिनल चलान और अदर एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ फीस स्पेसिफाइड इन 7 स्केड्यूल ऑफ द एक्ट। अगर आप ऑफलाइन सबमिट कर रहे हैं तो आप ओरिजिनल चलान लगा देंगे, और अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं तो चलान तो ऑटोमेटिकली जो है वो उधर से बन जाएगा, आपने सिर्फ पेमेंट करनी है। अच्छा जी, इंस्ट्रूमेंट लगाना है, इंस्ट्रूमेंट के साथ आपने एफिडेविट लगाना है और साथ में बोर्ड रेजोल्यूशन भी लगानी है, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वही लोन लेने के लिए जो है वो ऑथराइज होते हैं ना, वही बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हमने ये लोन लिया है और इसके अगेंस्ट हमने ये जो एसेट्स हैं इनको हमने मॉर्गेज करवाना है या चार्ज इनके अगेंस्ट रजिस्टर करवाना है या हमने इनको प्लेज करवाना है। तो जी ये मेरा फॉर्म हो गया। इसके बाद मैं आपको लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन कंप्लीटली दिखा देता हूँ, आपको मैं वेरियस लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन दिखा देता हूँ। ये तो हमारा फिक्स एसेट्स वाला था, इसके बाद मैं आपको करंट एसेट्स वाला भी दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए कि आपने फॉर्म 10 किस तरह से फिलअप करना है। तो वापस चलता हूँ लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन पे और उसकी तमाम जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो देख लेते हैं।